हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सीडीपी की लगातार आपकी प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आ रही हूँ और 15 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया है, 20 करनी है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका 16वां है, ठीक है ना। इसके पहले मैंने जितनी भी क्लासेस करवाई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है सीडीपी प्रैक्टिस सेट नाम से, और उसमें आपका चाहे आप किसी भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग में कहीं पे भी अगर आपसे सीडीपी पूछ रहा है तो ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे वो सीटेट की हो, यूपी टेट की हो, एमपी टेट, री टेट, जो भी टेट हो, सुपर टेट के लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो जितने भी टीचिंग वाले स्टूडेंट हैं इस क्लास को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और मैंने बताया था कि सीटेट में आपसे कथन और कारण का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। यही पैटर्न जो है, यह पैटर्न थोड़ा सा हार्ड करता है सीटेट को, ठीक है। इसे समझ गए तो सब कुछ इजी हो जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन है, कथन रूमी 18 महीने में, ठीक है, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। क्या ऐसा है? क्योंकि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही गलत हैं, ठीक है, दोनों ही गलत हैं। क्योंकि विकास जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि अगर कोई बच्चा जो है 18 महीने में सीख लिया तो वो बहुत ज़्यादा उसका विकास हो गया, और कोई बच्चा 24 महीने में सीख रहा है तो उसका विकास नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। हर बच्चे की अलग अलग सीखने की क्षमता होती है, हर बच्चे की अलग अलग का जो है सीखने का समय होता है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही समय पे सारे बच्चे सीख जाएं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन है, बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था काल क्या है? और देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन जो आंसर है ये देखने को मिल सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आंसर दिख रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको क्वेश्चन से मतलब रखना चाहिए कि PYQ में यानी आपकी प्रीवियस ईयर पेपर में आया क्या था और इसे समझना कैसे है, इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है, ये समझना है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको दिखाने में पूरा का पूरा ये ऑप्शन आपको दिखता ही दिखता है। तो मध्य बाल्यावस्था का काल होता है वो क्या कहलाता है? वो 6 से 11 वर्ष का होता है, जो मध्य बाल्यावस्था का काल होता है। 0 से 5 वर्ष ये शैशवावस्था कहलाता है, या फिर यहाँ पे 6 वर्ष भी होता है, तो 0 से 6 वर्ष या 5 वर्ष शैशवावस्था काल कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? तो 5 साल की जो बच्ची है संभावित कारणों और उनके प्रभाव की परिकल्पना कर सकती है, घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बना सकती है, बिल्कुल नहीं। प्रतीकात्मक और अमूर्त तार्किक की बात कर दिया, नहीं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करती है, तो ये बात ज़्यादा बेस्ट है पहले नंबर वाले से, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, यानी चौथा क्वेश्चन है, बच्चों की प्राथमिक यानी बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार कौन है? तो जो प्राथमिक समाजीकरण होता है ये कौन होता है? परिवार होता है। सेकंड पूछता है तो वो आपका स्कूल हो जाएगा, समाज हो यानी आपका आस पड़ोस हो जाएगा, और तीसरा अगर पूछता है आपके समाजीकरण का तो आपका मीडिया वगैरह हो जाता है, ठीक है ना। तो प्राथमिक सबसे पहले बच्चा समाज में रहना कहाँ सीखता है? तो वो अपने परिवार से ही सीखता है, ठीक है ना। तो परिवार एक प्राथमिक समाज होते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव को बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाती है? तो ये होता है समायोजन। एक्मेंडेशन होता है जब बच्चा नए अनुभव बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित या संशोधित करता है, तो वो समायोजन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। अप्सा आलू के एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, यानी आलू का कोई चिप्स है उसको कहती है ये तितली है। जिन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? तो ये संवेदी चालक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या मूर्त? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। इसमें बच्चा क्या होता है? देखिए ये 0 से 2 वर्ष होता है, 0 से 2, और ये 2 से 7 वर्ष का। इसमें बच्चा
जो देखता है उसी में वो नए ज्ञान को समायोजित कर लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? तो संस्कृति मानते हैं, भाषा मानते हैं, स्कीमा का गठन और उनमें बदलाव, ये तो जीन पियाजे का है, अभी हमने पढ़ा। उद्दीपन प्रक्रिया, संबंधों का निर्माण। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो संस्कृति, भाषा, ये दिया गया है किसके द्वारा? ये दिया गया है लेव वाइगोस्की के द्वारा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण, ठीक है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? तो ये बल देता है आपका, मैंने पढ़ाया था इसके फोल्डिंग। अगर आपसे कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप कीवर्ड देखिए कि कहीं मैच तो नहीं हो रहा लेव वाइगोस्की से। तो सहकर्मी बातचीत और पाठ, पीयर इंटरेक्शन एंड इसकी फोल्डिंग, ये लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है। ठीक है, एक मिनट, आजकल मेरे से ये रोज हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक क्या करता है? तो शिक्षक की जो भूमिका होती है, शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है, एक निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं नहीं। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करते हैं। ये आपका ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तानाशाह निगेटिव नहीं जाना है हमें। अगला प्रश्न है, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत यानी नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। तो आदर्श पारस्परिकता का समझ, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण, या फिर मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून नियम लचीले उपकरण, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेरफेर कर समस्या समाधान कर पाते हैं? तो ये लॉजिक, जो तर्कशास्त्रीय गणितीय जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसा कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखना चाहिए। तो एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, बाधा के रूप में नहीं, बोझ के रूप में नहीं, समस्या के रूप में नहीं, तो संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत। अच्छा, ये स्लाइड आपका वापिस आया है। फिर है आपका, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है, लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यही डैश का उदाहरण है। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता का, जेंडर स्टीरियोटाइप की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। अगला प्रश्न है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी पढ़ लीजिएगा, 2005 भी पढ़ लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है। विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी सब वस्तुनिष्ठ प्रकार नहीं, योगात्मक तरीके परीक्षा के लिए बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? तो अपने जो कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता हैं उनको कैसे ध्यान में रख सकती है? तो यह स्वीकार करके कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, या अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन पृथक करके, नो, पृथक कर नहीं करना है, विशेष स्कूलों में भी नहीं भेजना है बच्चों को, या फिर कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे, नो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि स्वीकार करके कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। ठीक है ना, विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है? तो समावेशी शिक्षा में सीखने का अनुकूल माहौल होना चाहिए जिससे बच्चा सीख सके। ठीक है। अगला प्रश्न है, वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता यानी ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता
विकार है उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है? तो लिखित पाठ को समझना, या किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, या स्थितियों का अवबोधन और समझना, या फिर पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो मैंने बताया था आपको कि जो पढ़ने में दिक्कत होती है तो आपका डिसलेक्सिया हो जाता है, ठीक है, पठन वैकल्य हो जाता है। लिखने में अगर दिक्कत हो तो लिखित वैकल्य हो जाता है, या फिर डिस्ग्राफिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, या भाषा विषयों से उचित छूट, या फिर विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भाषा विषयों से उचित छूट होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? वो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित हैं, वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता क्रियाशीलता विकार है, ठीक है, या वो विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तिष्कघात है, असाधारण प्रतिभा वाले छात्र। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सभी के सभी पॉजिटिव हैं और सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना, या फिर स्वलीनता कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, या पठन वैकल्य उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना नहीं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम तब प्रभावित होता है जब वह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित देता है, यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, नो, विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित के अवसर दिए जाते हैं, तब अधिगम क्या होता है? प्रभावी होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण क्या है? सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है, बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है, अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है, या क्रमादेशित क्षेत्र के उपयोग पर केंद्रित है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी जो और बदलाव का प्रस्ताव रखती है? तो यह रटकर सीखने को नहीं, पाठ्य सामग्री में नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा, सीखने के कैसे सीखना, ठीक है ना, सीखना कि कैसे सीखना है। अगला प्रश्न है, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं? तो ये आपके उच्च क्रम चिंतन कौशल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करें। तो प्रतिबंधित तो बिल्कुल नहीं करना बच्चों को, ठीक है। ऐसी परिस्थिति, ये भी आपका विषय वस्तु की बात नहीं, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जहाँ विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। और डी है आपका, विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सामाजिक संस्कृति के संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना नहीं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपेक्षा भी नहीं करना है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, या फिर परिहार उन्मुख प्रदर्शन? तो और मेरे हिसाब से तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य करना, शिक्षिका को बढ़ावा दिया जाना चाहिए किसी, तो ऑप्शन यहाँ पे महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य को निर्धारित करना होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में, अच्छा, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में डैश की भावना पैदा करनी चाहिए।
तो जुड़ाव की भावना, ठीक है ना, हीनता की भावना नहीं, बहिष्करण की भावना नहीं, अलगाव की भावना नहीं, तो जुड़ाव की भावना पैदा करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करें, क्योंकि पूर्व ज्ञान नए अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो ऑप्शन आर तो गलत हो गया, तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप है? दंड से बचाव आंतरिक प्रेरणा है? नहीं। नगद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा है? नहीं। जिज्ञासा बाहरी प्रेरणा है? नहीं। रुचि आंतरिक प्रेरणा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, प्रभावी अधिगम के लिए निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? तो प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक जो बिंदु है, असफलता का डर होना चाहिए? नहीं। बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। तो ये आपका था आज का 30 प्रश्न सीडीपी का। कैसा लगा क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा, जितना शेयर कर सकते हैं, जहाँ तक पहुँचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके फॉलो कर लीजिएगा और पीडीएफ आप वहाँ से जितना मर्जी उतना बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।